नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और रोमांचक वैज्ञानिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीधे अपने ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह के अंदर गोता लगाएंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है। ये असल में एक जीता जागता बेहद सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र है। इसके अंदर एक अल्टीमेट बायोलॉजिकल वर्कफोर्स और ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो बिना थके दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। पहले अंक में हम मिलेंगे हमारे संदेशवाहकों यानी रेड ब्लड सेल्स से। फिर दूसरे अंक में जानेंगे कि इनके रास्ते में क्या बाधाएं या विकार आते हैं। तीसरे और चौथे अंक में हम अपनी एलीट डिफेंस स्क्वाड यानी वाइट ब्लड सेल्स और उनकी स्पेशल यूनिट से मिलेंगे। और आखिर में अंक 5 में देखेंगे कि सिस्टम ओवरलोड होने पर क्या होता है। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अंक 1 की तरफ। हमारे संदेशवाहक यानी लाल रक्त कोशिकाएं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इनकी खोज सबसे पहले महान वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब एरिथ्रोपोएसिस वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ये लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जब कोई भ्रूण मां के गर्भ में होता है तो इनका निर्माण हड्डियों में नहीं बल्कि लिवर और स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। और अगर इनके आकार की बात करें तो ये दोनों तरफ से दबी हुई यानी बाइकॉन्केव होती हैं। इसी अनोखी शेप की वजह से ये हमारे शरीर की पतली पतली नसों में ऑक्सीजन को एकदम स्मूथली ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो इनकी गिनती सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये लाखों में होते हैं। एक वयस्क पुरुष में इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होती है और महिलाओं में करीब 4 से 4.5 मिलियन तक। जरा सोचिए, लाखों कुरियर लगातार हमारे अंदर दौड़ रहे हैं। और हाँ, एक कमाल का फैक्ट ये भी है कि एम्फ्यूमा नाम के एक एम्फीबियन में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है जबकि कस्तूरी मृग में सबसे छोटी। और अगर मैमल्स यानी स्तनधारियों की बात करें तो हाथियों की लाल रक्त कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। है ना गजब? अब बात करते हैं इनकी उम्र की। एक आरबीसी की मैक्सिमम लाइफ सिर्फ 120 दिनों की होती है। जी हाँ, डे 1 से लेके 120वें दिन तक ये अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये शरीर के कब्रिस्तान यानी स्प्लीन या लिवर में जाकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये स्प्लीन सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे शरीर का नेचुरल ब्लड बैंक भी है। जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं या किसी इमरजेंसी में शरीर को अचानक ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो यही स्प्लीन तुरंत बैकअप आरबीसी बनाने लगता है, एकदम किसी रिजर्व फोर्स की तरह। आइए अब चलते हैं अंक 2 पर, बाधाएं यानी आरबीसी से जुड़े कुछ विकार या बीमारियां। देखिए, हमारे इन जरूरी ऑक्सीजन कुरियर्स का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इन्हें जेनेटिक और सिस्टम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक काफी सीरियस कंडीशन है। ये तब होता है जब पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और मां का RH नेगेटिव। इस केस में मां का इम्यून सिस्टम भ्रूण के पॉजिटिव रक्त कणों को कोई बाहरी दुश्मन समझकर उन पर हमला कर सकता है। लेकिन शुक्र है मॉडर्न मेडिसिन का। डॉक्टर्स एंटी-डी जैसी दवाइयां देकर मां के शरीर से इन पॉजिटिव कणों को मानो छुपा देते हैं, जिससे बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है। और जब जेनेटिक्स में कोई गड़बड़ी होती है तो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। नॉर्मल आरबीसी का शेप स्मूथ होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जैसी एक लाइलाज जेनेटिक बीमारी में ये कोशिकाएं मुड़कर बिल्कुल खेती के औजार हंसिया यानी सिकल जैसी हो जाती हैं। अब इस टेढ़े मेढ़े आकार की वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, हीमोग्लोबिन गिर जाता है और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे अंक की तरफ, हमारी अपनी एलीट डिफेंस स्क्वाड यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूकोसाइट्स या आसान भाषा में वाइट ब्लड सेल्स। इनकी खोज एंड्राल और एडिसन ने की थी। ये हमारे शरीर की अपनी पर्सनल और बेहद पावरफुल मिलिट्री हैं और इनका रेशो सुनेंगे तो आप सच में चौंक जाएंगे। हर 600 लाल रक्त कोशिकाओं की भीड़ में सिर्फ एक श्वेत रक्त कोशिका होती है।
हर 100 मिलीलीटर खून में इनकी संख्या सिर्फ 8,000 से 10,000 के बीच होती है। ये एक बेहद एक्सक्लूसिव और एलीट सेना है। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अमीबा जैसी दिखती हैं। इनकी उम्र भी बस 12 से 20 दिन की होती है। और सबसे खास बात, ये खून में ही पैदा होती हैं और खून में ही लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। अपनी इसी बहादुरी और काम के तरीके की वजह से इस एलीट स्क्वाड को कई शानदार नाम मिले हैं। बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लगातार मोर्चा लेने के कारण इन्हें फाइटर सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, बॉडीगार्ड सेल्स और सोल्जर सेल्स भी कहा जाता है। ये लिटरली हमारे शरीर के बॉर्डर की रक्षा करने वाले जांबाज सिपाही हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? इनका सबसे बड़ा हथियार है फैगोसाइटोसिस। ये इन WBC की सबसे अग्रेसिव और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इस प्रोसेस में ये रक्षक कोशिकाएं शरीर में घुसपैठ करने वाले वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ को लिटरली निगल जाती हैं। जी हां, एक सेल का दूसरे हानिकारक सेल को पूरी तरह खाकर नष्ट कर देना ही फैगोसाइटोसिस कहलाता है। एकदम गेम ओवर। अब आते हैं अंक 4 पर, विशेष इकाइयां। देखते हैं कि इस WBC आर्मी के कितने प्रकार हैं। इस WBC सेना को उनके बनावट के आधार पर मेनली 2 गुटों में बांटा गया है, गैनुलोसाइट्स और एगैनुलोसाइट्स। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इनके लोब यानी कणों को देखें तो इओसिनोफिल्स में 2 लोब होते हैं, बेसोफिल्स में भी 2 लोब होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स में 3 से लेकर 5 लोब तक हो सकते हैं। और आपको बता दूं, ये न्यूट्रोफिल्स ही संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं और फैगोसाइटोसिस का सबसे भारी काम इन्हीं के कंधों पर होता है, यानी दुश्मनों को घेर कर खाने की असली जिम्मेदारी इन्हीं की है। और इन सेल्स से निकलने वाले केमिकल्स सचमुच हमारी जान बचाते हैं। उदाहरण के लिए बेसोफिल्स हमारे शरीर में एक तरह के केमिकल वॉरफेयर का काम करते हैं। जब हमें कोई एलर्जी होती है तो ये उसे कंट्रोल करने के लिए हिस्टामाइन छोड़ते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये हेपेरिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। ये हेपेरिन शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। जरा सोचिए, अगर नसों के अंदर ही खून जम गया तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा। और हाँ, जब बेसोफिल्स काम नहीं कर रहे होते तो इओसिनोफिल्स बैकअप के तौर पे मोर्चा संभाल लेते हैं। अगर हम इस डिफेंस फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालें तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड है। टोटल WBCs में लिम्फोसाइट्स 20 से 25% हैं, मोनोसाइट्स 6 से 8%, इओसिनोफिल्स 2 से 3% और बेसोफिल्स तो मात्र 0 से 1% ही होते हैं। बाकी का जो सबसे बड़ा हिस्सा बचता है वो उन भारी भरकम न्यूट्रोफिल्स का होता है। ये चीज एकदम साफ कर देती है कि जंग के मैदान में सबसे आगे और सबसे ज्यादा तादाद में कौन सी टुकड़ी खड़ी है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, जो 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इनका ये नाम इस बात पर रखा गया है कि ये कहाँ मैच्योर यानी परिपक्व होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जन्म लेते हैं और वहीं बड़े होते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स ये पैदा तो बोन मैरो में होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग और मैच्योरिटी हमारी छाती में मौजूद थाइमस ग्रंथि में होती है। लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये सच में कमाल है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आपस में मिलकर फ्यूचर सेल्स या मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये कोशिकाएं बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर के इंटेलिजेंस डेटाबेस की तरह काम करती हैं। ये पुराने वायरल अटैक्स का पूरा रिकॉर्ड रखती हैं, ताकि भविष्य में अगर वही वायरस दोबारा हमारे शरीर पर हमला करने की जुर्रत करें तो हमारे एंटीबॉडीज उसे सेकंड्स में पहचान लें और तुरंत कुचल दें। हमारी इम्यूनिटी का ये सबसे स्मार्ट हिस्सा है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें अंक पर, सिस्टम ओवरलोड, यानी जब WBC में विकार आते हैं। जब हमारी ये डिफेंस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है तो 2 एकदम अलग और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकती हैं। एक तरफ है ल्यूकोपेनिया, जहां शरीर में इन सिपाही कोशिकाओं की भारी कमी हो जाती है। नतीजा, इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इंसान बहुत आसानी से किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ है ल्यूकेमिया, जो कि एक भयंकर सिस्टम ओवरलोड है। इसमें WBC की संख्या पागलों की तरह अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगती है। ये सिचुएशन इतनी विनाशकारी होती है कि यही आगे चलकर ब्लड कैंसर में बदल जाती है।
कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। ये बात हमारी बायोलॉजी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। हमारे शरीर की वो सबसे जरूरी सुरक्षा इकाइयां जो हमें हर दिन बीमारियों से बचाती हैं, अगर वही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो वो खुद हमारी जान के दुश्मन बन सकती हैं। सच कहूं तो बायोलॉजी में बैलेंस ही सब कुछ है। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर हमारे अंदर मौजूद इस आर्मी में सूक्ष्म दुश्मनों को याद रखने और उन्हें पूरी तरह खत्म करने की इतनी शानदार ताकत है, तो हम अपने इस अंदरूनी युद्ध क्षेत्र के नाजुक से बैलेंस को और बेहतर तरीके से कैसे बनाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी और इस पूरी सूक्ष्म दुनिया की जीनियस वर्किंग पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।